हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई एम रोहित, मैं हूं रोहित। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक दोस्तों, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो कि बीएससी थर्ड ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, बीएससी सेकेंड ईयर में जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला क्वेश्चन होता है वो पूरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि जो व्यंजक निकल के आता है, जो हम लास्ट में व्यंजक निकालते हैं ना, फ्रिंज विस्थापन, ठीक, वो कुछ अलग आता है। लेकिन जो सेकेंडरी के अकॉर्डिंग होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, उसका व्यंजक यानी कि उसका जो सूत्र निकल के आता है वो कुछ अलग आता है। ठीक, लेकिन उसका जो डायग्राम एक्सपेरिमेंट होता है वो सेम इसी प्रकार का होता है जैसे कि दोस्तों ये दिखाया गया है। ठीक, उसमें भी एक स्रोत होता है, ठीक है ना, एक सोर्स होता है, ठीक है ना, एस, और उसमें भी एक प्लेट होती है यानी कि हाफ सिल्वर्ड प्लेट। ठीक, और उस प्लेट पर जो प्रकाश पड़ता है वो कुछ कुछ एक भाग तो जो है अपवर्तित हो जाता है, दूसरा परावर्तित हो जाता है। वो प्लेट जो है ना, वो प्रकाश को जो है दो भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक, तो वही बात इसमें बताई गई। और इसमें दो दर्पण होते हैं, M1 M2, सेम उसी में वैसा ही होता है। उसमें भी ऐसा होता है कि दो दर्पण होते हैं, M1 M2। तो दोस्तों, इसमें जो है ये बीएससी सेकेंड ईयर वाले भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है हमारा कि सबसे पहली हेडिंग देखिए, इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं। तो पहला तो होता है दोस्तों ईथर मीडियम, यानी कि ईथर माध्यम। ठीक, तो ईथर माध्यम में क्या होता है दोस्तों, जो ईथर मीडियम होता है ना, जैसे आप सबको पता होगा कि जो आकाश होता है ना वो ईथर से भरा हुआ होता है। ठीक, जो आकाश होता है ना, आकाश में ईथर गैस पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो प्रकाश जो होता है आकाश, उसमें क्या ईथर गैस पाई जाती है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है। जैसे कि पहले तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उसी के अंदर एक सब हेडिंग डालनी है आपको, ईथर मीडियम। दोस्तों, ईथर मीडियम आपको हेडिंग नोट कर लेनी है नंबर 1 करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ईथर मीडियम क्या होता है कि मतलब हमारा रूल ये है कि आपको थ्योरी वगैरह पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ थ्योरिटिकल, आर्टिकल, मैथमेटिकल सारा कुछ आपको क्लियर करा देते हैं। ठीक, तो दोस्तों थ्योरी क्या है हम बोल के लिखाते हैं, तो आप इसमें थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। आप इसमें लिखेंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार। ठीक, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो ईथर मीडियम होता है ना दोस्तों, हाँ, जो डिस्टरबेंस होता है वो ईथर में से होकर, ठीक, ईथर में से होकर सभी दिशाओं में चलता है। ठीक, हमने क्या लिखा है आपको, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो डिस्टरबेंस होता है वो ईथर में से होकर सभी दिशाओं में चलता है। ठीक, और दोस्तों उसके बाद अगली लाइन आपको लिखनी है, आकाश, जो आकाश होता है मैंने आपको पहले बताया कि ईथर से भरा हुआ होता है। ठीक, तो आपको लिखना है कि आकाश ईथर से भरा हुआ होता है जो कि सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ठीक, अगली लाइन आपको लिखनी है दोस्तों, आकाश और मतलब आकाश में भरे हुए ईथर तथा पृथ्वी के बीच, ठीक, इनके बीच गति के संसूचन को मतलब मेजरमेंट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग और अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए। ठीक, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध प्रयोग 1887 ईस्वी में, किसमें, 1887 ईस्वी में माइकेलसन एंड मोरले द्वारा किया गया। ठीक, दोस्तों आपने हेडिंग नोट करने के बाद, ईथर मीडियम डालने के बाद आपने थ्योरी लिख ली होगी। अब आपको हेडिंग दूसरे नंबर पर डाल लेनी है, माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक चित्र डायग्राम होता है, उसमें क्या समझाया गया है। देखिए इसमें जो होता है ना दोस्तों, इसमें ये जो होता है ये एक एस मतलब सोर्स होता है, यानी कि स्रोत। इसमें जो एस है ना वो एक स्रोत है। स्रोत का मतलब यानी कि एनर्जी रिलीज करने वाला या फिर प्रकाश रिलीज करने वाला। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो एस है वो एक स्रोत है। ठीक, और इसमें जो ये प्लेट पी है ये जो है कांच की प्लेट है, यानी कि ये हाफ सिल्वर प्लेट होती है दोस्तों, अर्ध रजतित। ठीक, हाफ सिल्वर यानी कि आधी प्लेट जो है ना सिल्वर द्वारा मतलब इसको पॉलिश किया गया होता है। ठीक, इसमें दूसरी प्लेट दोस्तों ये पी डैश होती है। इसी प्रकार इसमें एक दर्पण होता है M1,
ठीक, उसी प्रकार दोस्तों इसमें एक दूसरा दर्पण होता है M2, ठीक, और इसमें क्या होता है, एक दूरदर्शी होती है T, और दोस्तों इसमें जो C होती है वो प्रकाश की चाल होती है, और इसमें जो B होती है दोस्तों वो ईथर की चाल होती है, यानी कि ईथर का वेग होता है किसमें, समझ रहे हैं ना बात को, ईथर का वेग होता है B। उसके बाद क्या है, देखिए दोस्तों इसमें एक स्रोत है, तो इसमें आपको थ्योरी क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको हेडिंग नोट करने के बाद आप थ्योरी लिखना स्टार्ट करें कि दोस्तों एक वर्णी, इसको बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ठीक, तो आप लिखें एक वर्णी प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश पुंज, मतलब यहां से जो निकलता है ना वो एक प्रकाश पुंज निकलता है, ठीक, प्रकाश का पुंज यानी कि एक ग्रुप निकलता है, एक किरण नहीं आती है, मतलब अनेकों किरण होती है उसमें, ठीक, आने वाला प्रकाश पुंज अर्धरचित अर्धरचित प्लेट पी पर, नहीं मतलब लिखना है आपको कांच की प्लेट पी पर पड़ता है, ठीक, और ये कांच की प्लेट इस प्रकाश को दो भाग में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें से कि पहला भाग कांच की प्लेट से परावर्तित होकर दर्पण M1 की तरफ चला जाता है, और जो कि दर्पण M1 पर अभिलंबित गिरता है, यानी कि परपेंडिकुलर गिरता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोस्तों कि जो प्रकाश गिर रहा है ना वो उसमें दोनों तरफ जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी 45 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी कितना होगा, 45 डिग्री का, ठीक। अब लिखना है आपको दूसरा, इसमें ये तो होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन। उसके बाद दोस्तों आप आगे लिखें कि प्रकाश का दूसरा भाग प्लेट P से अपवर्तित होकर दर्पण M2 की ओर चला जाता है, ठीक, किसकी ओर, M2 की ओर, समझ रहे ना आप बात को, और जो कि अभिलंबित गिरता है, मतलब यहां भी जो प्रकाश आ रहा है वो भी क्या है, इस पर अभिलंबित गिरता है, समझ रहे ना आप बात को। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये प्रकाश, दोनों प्रकाश पुनः वहां से रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि दोनों दर्पण से परावर्तित होकर प्लेट P पर आते हैं, ठीक, और प्लेट P के द्वारा ये प्रकाश दूरदर्शी टी पर चले जाते हैं, ठीक, दूरदर्शी टी पर चला जाता है, ठीक। उसके बाद आपको यहां पर क्या है, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, समझ रहे हैं ना बात को, यहां पे क्या होती है, हमें व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं दोस्तों, ठीक। दोस्तों ये थ्योरी लिखने के बाद आपको ये डायग्राम नोट कर लेना है, ये डायग्राम, ठीक है ना, ये चित्र नोट कर लेना है, और इस चित्र को बनाने के बाद आपको आगे इसकी जो थ्योरी लिखनी है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए इसके आगे जो थ्योरी लिखनी होती है दोस्तों वो ये है, ठीक है ना, इसमें आपको लिखना है कि यदि ये संपूर्ण उपकरण, हाँ, यदि यह संपूर्ण उपकरण ईथर में विराम अवस्था में होता है तो प्रकाश किरण पुंज के दोनों भाग प्लेट P तक लौटकर आने में बराबर समय लेते, परंतु पृथ्वी आकाश में ईथर के वेग B से गति कर रही है। पृथ्वी जो है ना, आकाश में जो ईथर है उसका वेग B, मैंने आपको बताया, उसके वेग B से गति कर रही है, ठीक। अतः यह संपूर्ण उपकरण पृथ्वी के साथ साथ ईथर में चल रहा है, ठीक। माना कि पृथ्वी की यह गति आपतित प्रकाश पुंज की दिशा में है, इस गति के कारण दोनों प्रकाश पुंज के पथ तथा उनकी दर्पणों से परावर्तन की स्थितियां चित्र में बिंदुवत रेखाओं से दर्शाई गई हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों आगे आपको ये दिख रहा होगा, आगे आपको लिखना है, इस स्थिति में दोनों प्रकाश पुंजों 1 व 2 द्वारा दर्पण तक जाने तथा लौटकर P तक आने के समय के बराबर नहीं होंगे, ठीक। दोस्तों अब आगे आपको हेडिंग नोट कर लेनी है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, यानी कि फ्रिंज विस्थापन का व्यंजक, ठीक। अब इसमें हम व्यंजक निकालते हैं, तो दोस्तों आपको ये हेडिंग नोट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपने हेडिंग नोट कर ली, अब हेडिंग नोट करने के बाद कुछ थ्योरी लिखनी है आपको दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखना क्या है कि आपको लिखना है कि माना, मतलब मान के चल रहे हैं हम, इसमें हम मानते हैं कि प्रकाश की चाल C है, ठीक। इसमें आपको लिखना है कि माना प्रकाश की चाल C है तथा प्लेट P से दर्पण M2 तक जाने में प्रकाश पुंज का जो वेग है वो C-B है, ठीक। उसके बाद दर्पण M2 से लौट कर आने में,
यानी कि प्लेट पी तक लौटकर आने में जो प्रकाश पुंज का वेग है वो c+v है। ठीक, और दोस्तों आगे आपको लिखना है कि प्लेट P से दर्पण M2 के बीच की दूरी L है तथा प्लेट P से दर्पण M2 तक जाने में लगा समय तथा वहां से लौटकर आने में लगा समय टोटल T2 है। कितना है? T2। मतलब जा क्या रहा है? प्रकाश पुंज। ठीक, प्रकाश पुंज पहले तो जा रहा है, फिर दर्पण से लौटकर प्लेट P तक आ रहा है, तो उसको जो समय लग रहा है ना वो T2 समय लग रहा है दोस्तों। ठीक, कितना समय लग रहा है? T2। अब दोस्तों T2 इक्वल टू ये क्यों लिखा? आपको पता होगा समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटा चाल। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दूरी कितनी है? L। मतलब पहले तो हम जाने के लिए दूरी, फिर आने के लिए दूरी तो सेम है, लेकिन जाने की चाल और आने की चाल जो है अलग है। ठीक, अगर प्रकाश पुंज P से दर्पण M2 की ओर गया है तो उसका जो वेग है वो c-v है, और जब लौट कर आया है तो उसका जो वेग है वो c+v है। यानी कि टोटल जो हम निकालेंगे ना दूरी, समय निकालेंगे टोटल, तो वो क्या निकालेंगे? देखिए T2 इक्वल टू आपको लिखना है दूरी बटा चाल। ठीक, क्या लिखना है? दूरी बटा चाल। चाल यानी कि वेग एक ही बात होती है। तो दोस्तों T2 इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी L है और चाल कितनी होगी? c-v। मतलब हम दोनों के लिए समय निकालना है तो दोनों की ही हम क्या रखेंगे? दूरी बटा चाल रखेंगे। तो आने के लिए जो लिखेंगे वो L अपॉन में c+v। अब दोस्तों इनको ऐड कर लिया है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करा दी, इसको इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या किया हमने कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो एल सी हो गया, या एल बी हो गया, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये एल सी हो गया, फिर ये माइनस एल बी हो गया। ठीक, अब नीचे क्या करा हमने? जो c माइनस बी और c प्लस बी है उनको आपस में, आपको पता होगा दोस्तों, a माइनस बी और a प्लस बी को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करा हमने कि एल बी यहाँ पे माइनस का, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो एल सी है हमने इनको ऐड कर लिया, यानी कि एल सी कितने होगा? 2LC। ठीक, यहाँ पे हो गया 2LC। अब यहाँ पे जो दोस्तों हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो जब यहाँ से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आपका बचा 2L अपॉन सी, और ये जो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है इसको ऊपर ले गए दोस्तों। ठीक, ये हो गया, मतलब इसकी पावर कर दी हमने -1। अब दोस्तों इसका आपको पता होगा जो 1 माइनस एक्स होता है, 1 माइनस एक्स की पावर अगर -n है, इसको खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस nx। क्या इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार खुलता है, आगे कुछ ऐसी फैक्टोरियल में टर्म चलती चली जाती है। तो दोस्तों इसको हमने एक्सपेंड करके खोल लिया। ठीक है ना दोस्तों? अब क्या है कि देखिए इसको फॉर्मूले को खोलने के बाद अब क्या है, अलग अलग इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 2L अपॉन सी हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये 2L इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू हो गया। ठीक, क्योंकि सी एक सी है और 2 सी है। ठीक, तो ये जो समय निकाला है हमने, ये समय तो निकाला है दर्पण M2 के लिए, मतलब प्रकाश पुंज पहले दर्पण M2 तक गया फिर लौट के आया तो उसको कितना समय लगा दोस्तों? इतना समय लगा है। ठीक, अब निकालते हैं दर्पण M1 के लिए दोस्तों। तो दर्पण M1 के लिए देखिए क्या होता है कि इसमें आपको एक प्लेट थी ना, प्लेट से मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये प्लेट है, वहां से जो प्रकाश यहाँ से एस से जा रहा था और जाने के बाद पी से परावर्तन के बाद वो कहां जा रहा था? दर्पण M1 पर जा रहा था दोस्तों। अभिलंबत गिर रहा था ना दर्पण M1 पर, तो M1 पर गिर रहा था। तो फिर दूसरी कंडीशन में क्या है, जब जो दर्पण था वो कुछ मतलब थोड़ी आगे को खिसक जाता है, किसके कारण? मतलब ईथर के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे जो दूसरा तरफ प्रकाश आ रहा था दोस्तों, तो वो यहां जा रहा था कुछ। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल बन रहा था। ठीक, तो मैंने आपको बताया इनके बीच की दूरी जो है, ए और पी के बीच की दूरी एल होती है, जैसे कि ये आपको लिखा दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको? उसके बाद दोस्तों ए डैश, माने कि ए और ए डैश, तो ए डैश की बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए इनकी जो जो दर्पण M1 है ना, उसकी वेलोसिटी भी b होगी। कितनी होगी? b। क्यों? क्योंकि ईथर के कारण जो है हमारी पृथ्वी मोशन कर रही है, और मोशन के कारण जो है ना हमारा जो जो दर्पण M1 है वो आगे की ओर खिसका है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? b होगी। ठीक, तो इसकी जो वेलोसिटी b है, तो और इसके द्वारा जो मतलब समय जो लगा है वो t समय लगा है, तो इसकी बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो ए डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका b इंटू टी, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है ना, तो चाल कितनी यहाँ पे b और समय कितना लग रहा है? t, तो यानी कि a और a डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा b इंटू टी। उसके बाद आती है p a डैश। दोस्तों p a डैश की वैल्यू c इंटू टी आई है, क्यों? यानी कि यहाँ से p a डैश। अब दोस्तों p a डैश के बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो दोस्तों आपको पता होगा क्या होता है। देखिए इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है जो प्रकाश की चाल है वो c है। ठीक, कितनी है? c, और समय लग रहा है t,
तो प्रकाश की चाल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी और समय कितना हो गया टी, तो यानी कि पी ए डैश की वैल्यू जो आ गई वो आ गई सी इंटू टी। ठीक, अब क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं हम, यानी कि पी ए डैश का स्क्वायर यानी कि कण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप बात को, यानी कि ये क्या हो गया आपका कण और ये हो गया आधार, और ये क्या मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो दोस्तों पी ए डैश स्क्वायर इक्वल टू ए डैश स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ठीक, पी ए स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है पी ए डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सी इंटू टी स्क्वायर। पी ए डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, सी इंटू टी स्क्वायर, और उसके बाद बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ए डैश की वैल्यू है, और फिर प्लस एल स्क्वायर जो है वो पी ए की वैल्यू है। ठीक, अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं, यहां से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। पहले हमने जो समय निकाला था वो दर्पण M2 के लिए निकाला था, अब जो समय हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो दर्पण M1 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं कि सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और ये बी इंटू टी स्क्वायर इधर को इधर माइनस में ले आएंगे दोस्तों। अब माइनस में लाने के बाद हम यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ये मतलब स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा देंगे तो ये एल स्क्वायर रूट से बाहर एल आ जाएगा। ठीक, ये क्या है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक, तो यहां तक तो दोस्तों आपकी ये जो दूरी मतलब ये जो समय निकल कर आया ना, ये समय निकल कर आया आपका दर्पण M1 के लिए, क्योंकि दर्पण M1 पर जो प्रकाश जा रहा है और लौट कर आ रहा है, टोटल समय जो निकल कर आया वो कितना है, ये है टी इक्वल टू एन अपॉन में रूट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, दोस्तों जो t इक्वल टू 12 अपॉन में रूट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था वो तो थी मतलब प्लेट पी से दर्पण M1 तक जाने में लगा समय। ठीक, अब निकालना है आने में लगा समय, मतलब जाने और आने में टोटल समय जो लगता है वो t इक्वल टू यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना समय जाने में लग रहा है उतना ही समय आने में लग रहा है, मतलब जो आने में समय लग रहा है टोटल समय कितना लग रहा है t1, तो t1 इज इक्वल टू 2l यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये निकल कर आया था आपका l इक्वल टू रूट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या कर दिया हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों इसको हल कर लिया। देखिए इसको क्या करा 12 अपन में हमने यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या लिया हमने यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपका रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर के नीचे यहाँ पे सी स्क्वायर पहुंच गया। ठीक, अब क्या करा है दोस्तों यहाँ पे क्या करा हमने, जो रूट है ना उसकी पावर मतलब ये होता है कि 1/2 है। ठीक, क्या है 1/2, तो यहाँ पे हमने रूट को हटा के इसकी पावर ले लिया, फिर बाकी 12 अपॉन सी एज इट इज नोट कर लिया, और उसके बाद में क्या है हमने इसको नीचे से ऊपर ले गए, जब ऊपर लेके गए तो ये पावर किस में पहुंच गई, माइनस में। ठीक, ये पावर माइनस में पहुंच गई, उसके बाद 12 अपॉन सी और इसको एक्सपेंड कर लिया मतलब द्विपद प्रमेय से जो फॉर्मूला लगाते हैं हम 1 प्लस एन इंटू एक्स। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली दोस्तों, 12 अपॉन सी एज इट इज नोट हो गया, बाकी जब 2 से 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, ये क्या बचेगा एल बी स्क्वायर अपॉन में सी और सी स्क्वायर हो जाएंगे आपके सी क्यूब। ठीक दोस्तों, अब आपको टोटल समय निकालना है, मतलब समझ रहे हैं मतलब समय का अंतर। ठीक, यानी कि जो T2 में कितना समय मतलब दर्पण M2 में जाने में कितना समय लगा है, और फिर दर्पण M1 में जाने में जो समय लगा है, मतलब दर्पण M2 में जाने में जो समय लगा है उस समय में से हम दर्पण M1 जाने वाले समय को माइनस कर देते हैं। ठीक, यानी कि T2 माइनस T1 लिख लेते हैं, मतलब अंतर निकालना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ी थ्योरी लिख के और ये नोट कर लेंगे। फिर क्या है T2 का जो मान है वो 12 अपॉन सी प्लस 12 बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब माइनस 12 अपॉन सी प्लस एल बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ठीक, ये जो हो गई T1 की वैल्यू, ये आपकी हो गई T2 की वैल्यू दोस्तों। अब इसको हमने क्या करा, इसको एज इट इज नोट करा, बाकी इसको भी एज इट इज नोट कर लिया, बाकी ये माइनस में और ये भी माइनस में पहुंच गया, यानी कि 12 अपॉन सी से 12 अपॉन सी क्या है कैंसिल हो गए। ठीक, उसके बाद क्या करा यहाँ पे ये 2 बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, ये माइनस एल बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये माइनस में तो ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। डेल टी की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो होती है एन इंटू लैम्डा। क्या होती है, एन इंटू लैम्डा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, यहाँ पे जो एन है ना, यहाँ पे जो एन है वो है दोस्तों फ्रिंज विस्थापन। क्या है, फ्रिंज विस्थापन या फिर फ्रिंज शिफ्ट इंग्लिश में बोले तो। ठीक, यहाँ पे एन फ्रिंज विस्थापन है, और एन लैम्डा की जो वैल्यू होती है दोस्तों आपको याद रखनी है हमेशा सी इंटू डेल टी, ये फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। ठीक, अब एन लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ पे वो कितनी है, सी इंटू डेल टी। अब देखिए डेल टी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी आई है, सी एज इट इज नोट कर लिया, एल बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, यहाँ से एल बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक, अब क्या करा, सी से सी कैंसिल, यानी कि पावर कम हो गई, यहाँ पे बच गया आपका सी स्क्वायर। ठीक,
यानी कि एन लैम्डा इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एन इक्वल टू लैम्डा इसके मल्टीप्लाई मिलेगा एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू लैम्डा, ठीक। अब आगे जो फ्रिंज विस्थापन टोटल आपका निकल कर आया एन इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू लैम्डा, ठीक। ये आपका टोटल फ्रिंज विस्थापन है। अभी आगे कुछ और थ्योरी है, नोट करिए आप। अब दोस्तों आगे क्या है, देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा, आपको लिख लेना है। देखिए इसमें सबसे पहले फ्रिंज विस्थापन ऊपर दिख रहा है ना आपको, एन इक्वल टू एल बी स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा। इसमें क्या है, आगे की जो थ्योरी है वो दोस्तों ये लिखी है कुछ इस प्रकार। वास्तविक प्रयोग में संपूर्ण उपकरण को, जो कि पारे पर तैरती एक पत्थर की शिला पर रखा था, ठीक, 90 डिग्री से घुमा दिया गया, जिससे PM1 दिशा पृथ्वी की गति के समांतर हो गई, ठीक। अर्थात तो दोनों पथ एक दूसरे से बदल गए और विपरीत दिशा में समान परिणाम का पथांतर उत्पन्न हो गया। अतः 90 डिग्री घुमाने के बाद कुल फ्रिंज विस्थापन 2L स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्डा होना चाहिए था, ठीक। अब आगे लिखा है, प्रेक्षण योग्य फ्रिंज विस्थापन उत्पन्न करने के लिए माइकलसन और मोरले दोनों किरण पुंज के दूरदर्श तक पहुंचने से पहले कई बार आगे पीछे परावर्तन करके पथ दूरी L का प्रभावी मान 11 मीटर बढ़ाया, ठीक। इस प्रकार L इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गई आपकी 11 मीटर आ गई, और V इज इक्वल टू वैल्यू 3 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा इज इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻−10 मीटर, ठीक। दृश्य प्रकाश के लिए है ये। प्रकाश मतलब प्रयुक्त करने पर देखिए विस्थापन इक्वल टू 2L स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्डा, ये वैल्यू होती है, मतलब ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि 2 तो एज इट इज नोट कर लिया, एल की जगह 11 नोट कर देना है, वी स्क्वायर की जगह 3 इंटू 10⁴ को होल स्क्वायर कर देना है, ठीक। ऐसे आपको ये सारी वैल्यू नोट करने के बाद यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू निकल कर आती है 0.37 फ्रिंज। दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि आपको जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि माइकलसन इंटरफेरो मतलब माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विस्थापन की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 0.37 या 0.47, 0.57, जो भी है 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 0.37 फ्रिंज होती है। क्या होती है? 0.37 फ्रिंज, ठीक, 0.37 फ्रिंज। अब देखिए उसके आगे, व्यतिकरण मापी को 90 डिग्री घुमाने पर माइकलसन व मोरले कोई भी विस्थापन फ्रिंजों में प्राप्त नहीं कर सके, ठीक। उन्होंने ये प्रयोग पृथ्वी के विभिन्न भागों में वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न समयों पर किया, परंतु फ्रिंज विस्थापन कभी नहीं पाया गया, ठीक। इस प्रकार ईथर में पृथ्वी की गति का प्रयोग द्वारा संसूचन नहीं किया जा सका, ठीक। अगले आपको थोड़ी सी एक और हेडिंग नोट कर लीजिए छोटी सी। ये जो हेडिंग है आपकी, ऋणात्मक परिणाम की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, अपेक्षा के प्रतिकूल परिणाम मिलने को ही इस प्रयोग का नकारात्मक अथवा ऋणात्मक परिणाम कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। उसके बाद दोस्तों आगे आपको लिखना है कि इससे ये निष्कर्ष जो भी है, आप देखो ये थ्योरी है, आप देख लें और ठीक से रोक के नोट कर लें। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था बस।